हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 15 के साथ में। आज अपनी छठी यूनिट खत्म हो जाएगी जिसका नाम है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और कल एक बहुत छोटी यूनिट है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो आपकी कल खत्म हो जाएगी। फिर केवल एक यूनिट रह जाएगी, यानी 3 से 4 दिनों के अंदर केमिस्ट्री की अपनी यह सीरीज खत्म होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन भाई, आज डे 15 है अपना, जो पहली बार देख रहे हो पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आराम से देख डालो और जाके पेपर दे आओ भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, हमने आपको बताया था ये जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला चैप्टर है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि इसमें भैया कितने सिग्नल होंगे, इसमें कितने सिग्नल होंगे, किसका पीक पॉइंट ज्यादा होएगा, किसका कम होएगा, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं भाई। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्नल्स आर फाउंड, कितने सिग्नल पाए जाते हैं इन एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल में कितने सिग्नल होते हैं? 3 सिग्नल पाए जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार ये पेपर के अंदर पूछा गया है भाई। द स्प्लिटिंग ऑफ पीएमआर सिग्नल, स्प्लिटिंग मतलब होता है बिखरना या फैलना, टूट जाना भाई, सरल भाषा में कहते हैं। तो द स्प्लिटिंग ऑफ पीएमआर सिग्नल का टूटना डज नॉट टेक प्लेस, नहीं होता किसमें? इन विच कंपाउंड, किस कंपाउंड में एनएमआर सिग्नल की स्प्लिटिंग नहीं होती, वो नहीं टूटता? तो 1,2 डाइक्लोरोएथेन में ये नहीं टूटता, इसकी स्प्लिटिंग नहीं होती भाई। ठीक है, इन प्रोटीन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजल्ट्स इन, ठीक है, तो जो भैया प्रोटीन है, ये देखिए, इन प्रोटीन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी जो प्रोटीन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिजल्ट भैया किस में रिजल्ट में मिलती है भाई? तो डी शील्डिंग इफेक्ट जो होता है, इसमें हमें प्राप्त होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। डी शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है भाई? शील्डिंग और डी शील्डिंग क्या है, बहुत सरल भाषा में आपको बताया। शील्डिंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन, कवर करना किसी चीज को, नहीं कहते हमारी चारों तरफ एक कवच बन गया है तो वो शील्ड है। ऐसे डी शील्ड मतलब क्या होता है? कवच का हट जाना। तो सरल भाषा में अगर आपको बताएं, बाकी जब डिटेल में थ्योरी आपको बताएंगे महा क्लास, तब डिटेल में समझाएंगे शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो प्रोटीन एनएमआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके रिजल्ट में मिलता है? डी शील्डिंग इफेक्ट के चलते भाई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज नॉट यूज्ड इन एनएमआर, कौन सा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट समझते हो विलायक, विलयन कैसे होता है? जो घुलता है वो विलय, विलय मतलब सल्यूट, विलय मतलब सल्यूट, जो घुलता है वो विलय, जिसमें घुलता है विलायक यानी सॉल्वेंट, मिला के बनता विलयन यानी सॉल्यूशन। जैसे घुली कौन, मान लो चीनी घुली, तो चीनी कौन हो गई भाई? सल्यूट हो गई। किसमें घुली? पानी में घुली, तो पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। क्या बना? विलयन, तो विलयन यानी शरबत बना, तो शरबत सॉल्यूशन हो गया। तो किस सॉल्वेंट यानी किस विलायक का, जैसे पानी है, दूध है, ये सब क्या है? विलायक है, का यूज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 का यूज नहीं करते हैं। सिग्नल स्प्लिटिंग इन एनएमआर अराइजेस फ्रॉम, यानी जो सिग्नल स्प्लिटिंग होती है वो किसके कारण होती है? तो वो स्पिन स्पिन कपलिंग के कारण होती है। कपलिंग आपको पढ़ा चुके हैं पिछले कुछ क्लासेस में, अभी आप 4th सेमेस्टर में हो, नहीं पढ़ी है तो कपलिंग आपको याद होगा भैया, एल होता है, एस होता है, दोनों को मिलाते तो एलएस कपलिंग, कपलिंग कांस्टेंट को जे से लिखते थे। ठीक है, एल और एल की कराएंगे तो एल कपलिंग, एस कपलिंग, इस तरीके जब एस कपलिंग होती है तो सिग्नल स्प्लिटिंग हमें प्राप्त होती है। कपलिंग कांस्टेंट को कहाँ से लिखते हैं? तो जे से लिखते हैं भाई। सभी को पता है कि मान लिया एक एल है, एक एस है, दोनों की कपलिंग होएगी, क्या बनेगा भाई? जे बनेगा, और जे को कहेंगे कपलिंग कांस्टेंट सर जी। ठीक है, द कॉमन स्केल ऑफ केमिकल शिफ्ट इज कॉल्ड द, जो कॉमन स्केल होता है केमिकल शिफ्ट को नापने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो भाई उसे हम लोग डेल्टा स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा स्केल। केमिकल शिफ्ट को नापने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल शिफ्ट को नापने के लिए किस स्केल का प्रयोग करते हैं? तो भाई डेल्टा स्केल का प्रयोग करते हैं। इफ द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ अ मल्टीप्लेट इज गिवन बाय द n+1 रूल, यानी अगर n+1 रूल से हम लोग जो है स्प्लिटिंग पैटर्न को ज्ञात कर रहे हैं, तब उस स्पेक्ट्रा को हम लोग क्या कहते हैं? तो n+1, तो यानी फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा उसे हम लोग कहेंगे भाई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सिलेक्टेड सॉल्वेंट, यानी जो सॉल्वेंट हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस्तेमाल करेंगे उसमें कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए भाई? तो सिलेक्टेड सॉल्वेंट शुड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है होना चाहिए, यही तो पूछ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो बहुत हाई नहीं होना चाहिए भाई। प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या टेक्निक, यानी प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है दैट इज यूज्ड इन, जो इस्तेमाल करी जाती है किसमें? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग समझते होंगे कार्बनिक रसायन, कार्बन वाले जो यौगिक होते हैं, ईथर है, एल्कोहल है,
ठीक है। एसिड हैं, ये सारे जो भी होते हैं, इन सब की स्टडी करने के लिए, टू स्टडी हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, जिनमें हाइड्रोजन वगैरह होता है, उनकी स्टडी करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का भाई। ठीक है, अगला देखिए। वैसे भी भैया ऑर्गेनिक सरल भाषा में कहे तो कार्बनिक कौन होते हैं बताओ, जिनमें C मिल जाए, H मिल जाए, O मिल जाए, यही तो कार्बनिक है, इन्हीं को कार्बोहाइड्रेट कह देते हैं। जैसे मान लिया हम कह दें C2H5OH, तो ये क्या है भाई, कार्बनिक ही तो है। ठीक है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हम कहते हैं C2H5O, C2H5, ये क्या है बताओ ये क्या है, ईथर है ना, तो ये भी क्या कार्बनिक ही तो है, ऑर्गेनिक ही तो है मेरे भाई। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ NMR एक्टिव आइसोटोप, निम्न में से कौन सा NMR एक्टिव नहीं है। तो पोटेशियम का जो 42 नंबर होता है भैया, आपको एक बात समझ लो, आइसोटोप क्या होता है, समस्थानिक। जैसे हम कहते हैं 1H1, 1H2, 1H3, अब देखो तीनों क्या है, तीनों हाइड्रोजन के ही तो समस्थानिक, इसका नंबर 1, इसका नंबर 1, इसका नंबर 1, तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक ही तो है मेरे भाई। तो जब तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इनमें से कोई, जैसे ये वाला क्या होता है, ये वाला रेडियो एक्टिव होता है, ये वाला रेडियो एक्टिव नहीं होता है। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा रेडियो एक्टिव है, कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है। उसी तरीके से कौन सा NMR एक्टिव है, कौन सा नहीं है। तो पोटेशियम का जो 42 जिसका भैया परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट होता है, वो NMR एक्टिव नहीं होता है। विच न्यूक्लियाई आर इजिली ऑब्जर्व, यानी कौन सा न्यूक्लियस आसानी से ऑब्जर्व कर लिया जाता है इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो कुछ न्यूक्लियस हैं जो सारे ऑब्जर्व हो जाते हैं। ये भैया हाइड्रोजन का जो एक वाला है, ये फ्लोरीन का जिसका परमाणु भार 19 है, फास्फोरस का 13 है, ये सारे के सारे भैया ऑब्जर्व हो जाते हैं। 13 नहीं है, 23 होगा सर जी, ठीक है, क्योंकि फास्फोरस का नंबर ही 15 होता है, 15 दूनी 30, 33 होगा भाई। ठीक है, तो ये फास्फोरस है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये सारे ही ऑब्जर्व हो जाते हैं। इनमें से कोई एक विकल्प में हो तो एक लगा देना, और कोई विकल्प में अगर ना हो भाई, ठीक है, तो क्या करोगे, ऑल, मतलब अगर तीनों हो तो ऑल ऑफ दी एबव लगा दोगे, अगर तीनों विकल्प में दे रखे हैं। उसके बाद विच वन इज यूज एज अ सॉल्वेंट इन, ये देखो कौन सा सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल करा जा सकता है हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ड्यूटेरो क्लोरोफॉर्म हो गया, ड्यूटीरियम ऑक्साइड हो गया, ड्यूटेरो एसीटोन हो गया, ये सारे ही इस्तेमाल करे जाते हैं। तो विकल्प में कोई एक हो तो ये लगाना, वरना ऑल ऑफ दी अबव आप लगा दोगे, सॉल्वेंट के रूप में यूज करा जाता है। फॉर मेथिल हैलाइड, मेथिल हैलाइड के लिए विच हैलोजन इलेक्ट्रॉन्स हैव मैक्सिमम शील्डिंग कैपेसिटी, सबसे ज्यादा इसे प्रोटेक्ट कौन कर सकता है, शील्डिंग कैपेसिटी किसकी सबसे ज्यादा होती है, तो आयोडीन की होती है। हैलोजन कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, ये सारे। स्टेटिन तो रेडियो एक्टिव है तो वो इतना पार्टिसिपेट करता नहीं, तो आयोडीन सबसे ज्यादा मतलब शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है। विच गिव्स NMR स्पेक्ट्रा, कौन से NMR स्पेक्ट्रा देते हैं, तो बोरॉन 11, नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 17, ये सारे के सारे NMR स्पेक्ट्रा, NMR सिग्नल। स्पेक्ट्रा मतलब क्या, स्पेक्ट्रा मतलब ग्रुप, समूह, सिग्नल्स का समूह भैया सरल भाषा में। विच न्यूक्लियस इज NMR इनएक्टिव, कौन सा एक्टिव नहीं है, तो 8O16 वाला इनएक्टिव है, ये एक्टिव नहीं होता। O17 एक्टिव है, सिग्नल देता है भाई, ठीक है। विच आइसोटोप हैज नॉट मैग्नेटिक स्पिन, किसमें मैग्नेटिक स्पिन नहीं होती है, तो कार्बन 12 में और ऑक्सीजन 16 में मैग्नेटिक स्पिन नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्टिव ही नहीं है भाई। 17 वाला एक्टिव है, 16 वाला एक्टिव नहीं। कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी समझ में नहीं आ रहा 16 17 क्या है, तो यह 8O16 भी बनता है, 8O17 भी बनता है, 8O18 भी बनता है भाई। डिपेंड ये करता है कि कौन सा वाला आपको एक्टिव नजर आ रहा। तो भैया जैसे अभी हमने कहा जैसे ये रेडियो एक्टिव है, उसी तरीके 17 वाला क्या है, 17 वाला NMR एक्टिव है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 16 वाला नहीं है भाई। विच आइसोटोप हैज मैग्नेटिक स्पिन, ठीक है, मैग्नेटिक स्पिन किस में होती है, तो हाइड्रोजन में है, कार्बन में है, फास्फोरस में है। फास्फोरस 31 है भाई, ठीक है, ऊपर 13 लिख गया था, ये 33 नहीं सर जी, कितना है, 31 है। देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है यार, तो ये कितना है भाई, 31 है, ये इधर का इधर लिख गया था भाई, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है कि विच आइसोटोप हैज मैग्नेटिक, तो इनमें हाइड्रोजन में, कार्बन में, फास्फोरस में, नाइट्रोजन में 15 नंबर, 15 नंबर नहीं है उसका, 15 क्या है, 7 and 13, 7 and 14, 7 and 15। तो जो नाइट्रोजन का 15 जिसका परमाणु भार होता है, यानी सरल भाषा में एटॉमिक वेट होता है, उसमें मैग्नेटिक स्पिन होती है भाई, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन टू मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये अपना डे 16 है, ये कल की PDF है, कल आपको मिल जाएगी। अभी हम तुरंत ही शूट करेंगे। यानी कुल मिला के अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, और डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक देख डालो। ये PDF कहाँ मिलेगी, PDF मिलेगी टेलीग्राम पे, आप जाके सर्च करोगे BDKD BSc, वहां पर आपको ये PDF आराम से मिल जाएगी। आराम से सारा कंटेंट आप पढ़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। मन लगा के पढ़ोगे तो जाके जलवा
काट दोगे। बाकी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में भैया एप्लीकेशन का लिंक है, सारी चीजें एक जगह पे चाहते हो तो उस पर क्लिक करके आप परचेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो, वहां पे शॉर्टकट काफी अच्छे डाल रहे हैं, काफी अच्छी रील्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।